मैं एस त्रिपाठी मार्तंड स्कूल क्रमांक 1 11वीं के छात्रों के लिए बायोलॉजी का ये वीडियो है जिसमें पहले चैप्टर को कवर किया गया है। ये वीडियो स्पेशली एनसीईआरटी बुक बेस्ड है क्योंकि आपको ज़्यादातर फोकस एनसीईआरटी बुक के लिए ही करना है। एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर जो है जीव जगत को पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा जीव विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे। जीव विज्ञान आपका एक सब्जेक्ट है, एक संकाय है। आपने विभिन्न संकायों में से जीव विज्ञान का सिलेक्शन किया है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जीव विज्ञान की उपयोगिता और उससे बनने वाले कैरियर के बारे में आपको बताना चाहेंगे। निश्चित रूप से आपने बायोलॉजी का सिलेक्शन किया है, तो आपकी बायोलॉजी में रुचि अन्य विषयों की तुलना में ज़्यादा होगी, और अथवा हम जीव विज्ञान के क्षेत्र में, बायोलॉजी के क्षेत्र में अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, इसलिए जीव विज्ञान का विषय का चयन किया है। जीव विज्ञान के बारे में जानने समझने के लिए हम अगर देखें तो हमारे चारों तरफ जो हमारा जगत है, जो संसार है, उसको अगर हम देखें तो अगर हम फिजिक्स की भाषा में देखना चाहें तो हमको चारों तरफ फिजिक्स दिखाई देगी। जैसे हम कहीं भी कोई मशीन देखते हैं, कोई गाड़ी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, वहाँ पर फिजिक्स है। अगर हम उसको केमिस्ट्री की भाषा में देखना चाहें तो कहीं मिट्टी है, पत्थर है, तो कोई ना कोई रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। अधिकांश जो भी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं वो सब रासायनिक पदार्थ हैं। और अगर हम फिर जीव विज्ञान की दृष्टिकोण से अगर इस संसार को देखें तो हमको संपूर्ण संसार में जीव ही जीव दिखाई देंगे। हम अपने घर से जैसे ही निकलते हैं तो देखेंगे कि कहीं थोड़ा बहुत काई या ब्रायोफाइट्स नाम के कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, थोड़े बड़े पौधे दिखाई देंगे, कुछ गमले में पौधे दिखाई देंगे। अगर हम थोड़ा और देखें तो कहीं मच्छर है, कहीं छिपकली है, कहीं मेढक है, कहीं रास्ते में गाय बैल दिखाई देंगे, मनुष्य की इतनी भीड़ दिखाई देगी। तो इस तरह से जहाँ हम दूर दूर तक दृष्टि डालते हैं तो हमको जीवों का संसार दिखाई देता है। तो इस तरह से जीव विज्ञान इतना विस्तृत क्षेत्र है कि हम जीव विज्ञान में जीवों की संरचना, जीवों के लक्षण के बारे में जानना, जीवों के अंदर विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उनको पढ़ेंगे, जीव की आंतरिक संरचना क्या होती है ये पढ़ेंगे। तो जीव के बारे में डिटेल पढ़ने के पहले यहाँ पर हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो है कि हमारे मन में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जीव क्या है। इस प्रश्न का उत्तर अगर हम अच्छी तरह से समझ लें कि जीव क्या है तो आगे जीव विज्ञान पढ़ने में हमको बहुत सरलता होगी। जीवों के कुछ लक्षण हैं जिसके आधार पर हम लोग जीव को समझ सकते हैं। जैसे जीवों का जो पहला लक्षण है, यहाँ पर एनसीईआरटी बुक के हिसाब से हम लोग देखें तो वृद्धि है, ग्रोथ है। अगर कोई जीव है तो उसमें वृद्धि की प्रक्रिया होगी, उसमें वृद्धि का लक्षण होगा। वृद्धि उसके अंदर होने वाली कोशिकाओं के विभाजन से होती है। जीव में जब वृद्धि होती है तो उसके आकार में भी वृद्धि होती है, जिससे उसका बायोमास बढ़ता है, उसका वजन बढ़ता है, और जीवों की संख्या में भी वृद्धि होती है। जैसे कुछ जो सूक्ष्म जीव हैं, जैसे जीवाणु कोशिकाएं हैं, अगर हम देखें तो उसमें जब वृद्धि होती है तो उसके भार में वृद्धि की तुलना में उसकी संख्या में वृद्धि ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि उनमें गुणन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और आकार इतना छोटा होता है कि उसके भार की तुलना में हम उसकी संख्या में वृद्धि को ज़्यादा समझ पाएंगे। वृद्धि को अगर हम दोनों दृष्टिकोण से समझें कि उसका किसी भी जीव का आकार बढ़े और उसकी संख्या बढ़े, तो दोनों का ही जो मेन आधार है, जो मुख्य आधार है, वो है कोशिका विभाजन। जीवों में होने वाला जो सेल डिवीज़न का गुण है, जिसके कारण कोई भी जीव वृद्धि करता है, वो मुख्य आधार कोशिका विभाजन ही है। उसी के कारण जीवों में वृद्धि होती है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये भी बताया गया है कि वृद्धि अगर हम दूसरे पक्ष से देखें तो निर्जीवों में भी होती है। ये निश्चित रूप से आपको थोड़ा चौंकाने वाला प्रश्न लगेगा कि निर्जीवों में वृद्धि कैसे होती है। तो इसमें थोड़ा सा एक दूसरे डायरेक्शन में आपको ले जाना चाहा है राइटर ने, कि जैसे कहीं पर रेत के टीले हैं, कहीं पर मिट्टी के टीले हैं, उनमें मिट्टी के कण हवा के माध्यम से या रेत के कण हवा के माध्यम से आ करके बैठते जाएंगे, जमते जाएंगे,
तो उसके आकार में वृद्धि आपको देखने में मिलेगी। पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें कोशिका विभाजन हो रहा है और कोशिका विभाजन के माध्यम से उसमें वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से पहला बिंदु हमें समझना चाहिए कि अगर कोई जीव है तो उसमें वृद्धि होगी। इसके अलावा दूसरा टॉपिक है जो जीवों का बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, जनन, रिप्रोडक्शन। जनन का मतलब है कि जीव अपने ही समान एक अपनी कॉपी बना दे। अपने ही समान हम लोग देखते हैं कि अगर आम की गुठली को हम बोते हैं, ज़मीन में उगाते हैं, तो उससे आम का ही पौधा उगता है। इसका मतलब है कि आम की गुठली में एक कोई ऐसी सुप्तावस्था में चीज़ है जिसको हम बायोलॉजी के टर्म में भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। उसके सीड में एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में कोशिकाएं हैं और उन कोशिकाओं में जब उपयुक्त परिस्थितियां आती हैं तो उससे अंकुरित होकर के आम का पौधा बनता है। ऐसा किसी भी जीव में नहीं होगा कि एक जीव से दूसरा जीव उत्पन्न हो जाए। जो कोई भी जीव है उसमें अपने ही समान प्रतिकृति, अपने ही समान कॉपी बनाने की जो अद्भुत क्षमता है उसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन या जनन। यह जीवों का बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। अगर किसी जीव में ये लक्षण नहीं है कि कोई जीव अपने समान संतति तैयार कर ले, तो वो वहाँ पर जीव की विशेषताओं से अलग हो जाता है। अर्थात उसमें जिसमें जीवन की कॉपी करने की क्षमता या संतति को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, वो निर्जीव की श्रेणी में माना जाएगा। इसलिए जनन अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्षण है जीवों का। अगला लक्षण जो है ये उपापचय। 11वीं के स्तर में उपापचय को समझने के लिए थोड़ा सा विस्तृत सोच डेवलप करनी पड़ेगी। इंग्लिश में उपापचय को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए ऐसे समझें कि कोई भी जो जीव है, आगे आपको पढ़ने को भी मिलेगा, हमारे मनुष्य से लेकर के कोई भी जो जीव है वो विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बना हुआ है। रासायनिक पदार्थों के विभिन्न अणुओं के संयोजन से कुछ रासायनिक पदार्थ बनते हैं और उन्हीं रासायनिक पदार्थों का परिणाम है कि जीव की उत्पत्ति होती है या जीव का निर्माण होता है। जीव के निर्माण से लेकर के जीव की मृत्यु तक में उसकी कोशिकाओं में, उसके शरीर में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिससे कुछ रासायनिक पदार्थ बनते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ बिगड़ते हैं। और रासायनिक पदार्थों के बनने और बिगड़ने की जो प्रक्रिया है जिससे जीवन की विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संचालित होती हैं, वही है मेटाबॉलिज्म। उदाहरण के लिए कि हमने भोजन किया, भोजन हमारी आहार नाल के माध्यम से पाचित होता है, पचता है, डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के परिणाम स्वरूप जो भोजन के जटिल तत्व हैं, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट हैं भोजन के, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं। तो इस प्रकार से एक रासायनिक पदार्थ से दूसरा रासायनिक पदार्थ बनता है और वो रासायनिक पदार्थ जो सरल मॉलिक्यूल के रूप में बन गया, सिंपल मॉलिक्यूल के रूप में बन गया, वो फिर बॉडी के लिए कुछ नए तत्वों का सृजन करता है, सिंथेसिस करता है। तो इस प्रकार से किसी भी जीव के शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनते जाएंगे और फिर अपघटित होते जाएंगे। तो बनने और अपघटित होने की जो प्रक्रिया है, जो जीवों के शरीर के अंदर, कोशिकाओं के अंदर चलती रहती है, इसको हम लोग मेटाबॉलिज्म समझेंगे। जैसे ही किसी जीव के शरीर की मृत्यु होती है तो ये मेटाबॉलिज्म या उपापचय की क्रिया बंद हो जाती है और इस प्रकार से वहाँ से उसमें निर्जीव के लक्षण आ जाते हैं। तो अगर वो जीव है, कोई जीव है, तो उसमें मेटाबॉलिज्म का कैरेक्टर होगा ही। इसके अलावा अगला जो एक लक्षण है संवेदनशीलता। अगर कोई जीव है तो उसमें संवेदनशीलता का गुण जरूर होगा। संवेदनशीलता का मतलब कि ताप के प्रति संवेदनशीलता दिखाना, कुछ रासायनिक पदार्थों के प्रति संवेदनशीलता दिखाना, दाब के प्रति संवेदनशीलता दिखाना। जैसे हम बैठे हुए हैं, हमारे हाथ में, पैर में कहीं से कोई प्रेशर पड़ गया, हमको एक संवेदनशीलता के ही कारण हमें एक दर्द का अनुभव हुआ, या हमारे हाथ में कोई मच्छर ने काट दिया
तो हमको उसकी संवेदनशीलता के कारण हमको ये पता चला। तो ये तो हुई बड़े जीवों की बात। इसी तरह से कोई भी जीव है, जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो गर्म जल में पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो ठंडे जल में पाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में टेम्परेचर का असर है। वो अपने हिसाब से अपने उपयुक्त टेम्परेचर की ओर गमन कर सकते हैं। जैसे कुछ एल्गी हैं, शैवाल हैं, तो वो उस दिशा में गमन करेंगे जिधर प्रकाश होगा, क्योंकि प्रकाश से उनके लाइफ को ज़रूरी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और वो प्रकाश की ओर गति करते हैं। अथवा ज़्यादा तापमान हो गया तो वो कम तापमान की ओर आते हैं। तो जीवों में संवेदनशीलता का गुण होता है। हम छोटे छोटे उदाहरणों से सोच करके समझ सकते हैं कि संवेदनशीलता जीवों में कैसे पाई जाती है। एक किसी डेड या मृत्यु के पश्चात किसी जीव को हम टच करके देखें तो उसमें कोई भी संवेदनशीलता नहीं है, अर्थात जो संवेदनशीलता है वो जीवित होने का ही गुण है। तो इस तरह से इस आज के टॉपिक में हम लोगों ने लिविंग बर्ड के अंतर्गत जीव क्या है, इन 4 टॉपिकों से जीवों के विभिन्न लक्षणों के माध्यम से जीवों को समझने का प्रयास किया है। इसके आगे का वीडियो आपको जैविक जगत में, जीव जगत में विविधता के बारे में मिलेगा, जिसमें डाइवर्सिटी को हम लोग समझेंगे कि अगर जीव हैं तो उनमें आपस में कितनी विविधता है